क्या होगा अगर व्यापार का असली मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि सेवा करना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब पूरी बिजनेस की दुनिया की बुनियाद को हिला देता है। हाँ, क्योंकि सदियों से हमें ये सिखाया गया है कि बिजनेस का मतलब है पैसा, मतलब मुनाफा। और यहाँ एक किताब है जो कहती है आप सब मतलब गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा इसी क्रांतिकारी विचार पर आधारित किताब बिल्ट टू सर्व पर है। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि ये बताती है कि कैसे मूल्यों, नैतिकता और सेवा के दम पर टाटा समूह जैसा एक सम्मानित साम्राज्य बना। ये सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, ये असल में लीडरशिप का एक पूरा दर्शन है। तो आज हम इसी के पन्नों में छिपे ज्ञान को निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। ये कहती है कि व्यापार समाज की सेवा के लिए है और मुनाफा वो तो बस एक अच्छा सा बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं है। हाँ, अच्छा। किताब का तर्क है कि जो कंपनियां सिर्फ और सिर्फ पैसे पर ध्यान देती है वो शायद कुछ समय के लिए तेजी से दौड़ लगा सकती हैं, पर वो मैराथन नहीं जीत सकती। जबकि जो कंपनियां मूल्यों और सेवा की नींव पर खड़ी होती है वो पीढ़ियों तक अपना असर छोड़ती हैं, एक विरासत बनाती है। ठीक है। तो इस दर्शन को असल में समझने के लिए शायद सबसे अच्छा उदाहरण किताब के केंद्र में मौजूद टाटा समूह का ही है ना? बिल्कुल। उनका 150 साल से भी ज्यादा पुराना सिद्धांत है, ईमानदारी के साथ नेतृत्व करना। जेआरडी टाटा का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है जो इस पूरी सोच को एक लाइन में समेट देता है। हाँ, वो वाला। उन्होंने कहा था, जो लोगों से आता है उसे लोगों के पास वापस जाना चाहिए। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक अच्छी बात है या एक वर्केबल बिजनेस मॉडल है? और यही इस किताब का सबसे जरूरी पॉइंट है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। इसी एक विश्वास ने टाटा के हर बड़े फैसले को आकार दिया है। जैसे चाहे वो जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट लगाना हो, जहां उन्होंने सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाई, सही, बल्कि मजदूरों के लिए एक पूरा शहर बसाया, स्कूल, अस्पताल, पार्क, सब कुछ। या फिर बिजली बनाने का फैसला हो, होटल चेन शुरू करने का, या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भारी निवेश करने का। किताब इस बात पे जोर देती है कि नैतिक नेतृत्व कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत कैसे? आमतौर पर तो माना जाता है कि जो ज्यादा नैतिक होने की कोशिश करता है वो बिजनेस की रेस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। यहीं पर तो सोच में फर्क है। जब एक कंपनी अपने मूल्यों पर टिकी रहती है तो वो बाजार में कुछ ऐसा बनाती है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और वो क्या? वो है विश्वास, ट्रस्ट। जब ग्राहक आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। जब कर्मचारी आप पर भरोसा करते हैं तो वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल। और यही विश्वास किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म सफलता की नींव रखता है। तो ये फिलॉसफी असल में लीडर से शुरू होती है, और यहीं पर किताब एक बहुत दिलचस्प फर्क बताती है पारंपरिक बॉस मॉडल और एक नए ट्रस्टी मॉडल के बीच। ये क्या है? बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा सवाल छिपा है। क्या आपकी टीम आपके लिए काम करती है या आप अपनी टीम के लिए काम करते हैं? अच्छा। एक बॉस मानता है कि टीम उसके लिए काम करती है, उसका काम है आदेश देना और काम निकलवाना। लेकिन एक ट्रस्टी या कहें तो सेवक लीडर, वो मानता है कि उसका काम अपनी टीम की सेवा करना है। सेवा करना? हाँ, उनकी रुकावटों को दूर करना ताकि वे अपना बेस्ट काम कर सके। मतलब लीडरशिप की पूरी परिभाषा ही उलट दी। किताब एक सच्ची लीडर यानी एक ट्रस्टी की कुछ खास जिम्मेदारियां भी बताती है। जैसे कर्मचारियों की सेवा करना, उन्हें सिर्फ एक मशीन का पुर्जा नहीं समझना, ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, उन्हें धोखा ना देना, और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना, ना कि सिर्फ अगली तिमाही के मुनाफे के बारे में। सही है। इसमें एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, अधिकार पद से नहीं जिम्मेदारी से आता है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ट्रस्टी वाला विचार ही उस विश्वास की नींव रखता है जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा। जब एक लीडर खुद को मालिक नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ट्रस्टी समझता है तो एक ऐसा कल्चर बनता है जहां हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करता है, कर्मचारी मैनेजमेंट पर, ग्राहक कंपनी पर और समाज उस संगठन पर। ये तो एक अदृश्य संपत्ति जैसी हो गई। बिल्कुल।
जिसे आप बैलेंस शीट पर नहीं दिखा सकते, लेकिन शायद यही कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये ट्रस्टी वाली बात तो समझ आती है, लेकिन अगर एक लीडर ऐसा सोचने भी लगे तो क्या मौजूदा बिजनेस का ढांचा उसे ऐसा करने देगा? क्योंकि पारंपरिक ढांचा तो सिर्फ एक चीज के लिए बना है। शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। एग्जैक्टली। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर किताब स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म यानी हितधारक पूंजीवाद का आइडिया सामने रखती है। ओके, ये शेयर होल्डर कैपिटलिज्म से अलग है? बिल्कुल अलग है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या अंतर है? जरूर। देखिए, शेयर होल्डर वो है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, मतलब कंपनी के मालिक। ठीक है। पारंपरिक मॉडल कहता है कि कंपनी का एकमात्र काम उनके लिए पैसा बनाना है, लेकिन स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म कहता है कि कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ शेयर होल्डर्स के प्रति नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के प्रति है जो कंपनी से जुड़ा है, यानी उसके स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब कौन कौन? इसमें आपके कर्मचारी आते हैं, आपके ग्राहक, आपके सप्लायर्स और वो समाज भी आता है जहां आप काम करते हैं। मतलब हर कोई। तो इसका मतलब यह है कि फैसले लेते समय आपको सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं, बल्कि इन सभी लोगों पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी फैक्ट्री एक छोटे शहर में है। ठीक है। उसे एक ऐसा तरीका मिलता है जिससे वो प्रोडक्शन की लागत कम कर सकती है, लेकिन इससे शहर की नदी में प्रदूषण बढ़ जाएगा। ओके, क्लासिक डिलेमा है। हाँ, अब शेयर होल्डर मॉडल शायद कहेगा लागत कम करो, मुनाफा बढ़ाओ, लेकिन स्टेक होल्डर मॉडल कहेगा एक मिनट रुको, क्या हम अपने समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं? क्या हम उस नदी को प्रदूषित कर सकते हैं जिस पर पूरा शहर निर्भर है? सही बात है। इस मॉडल में शॉर्ट टर्म त्याग अक्सर लॉन्ग टर्म फायदे की ओर ले जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब बस चैरिटी या समाज सेवा नहीं है? इससे बिजनेस को क्या फायदा? एक बिजनेस का काम समाज सेवा करना है या मुनाफा कमाना? ये एक शानदार सवाल है। किताब का तर्क है कि ये चैरिटी नहीं बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। कैसे? जब कोई आर्थिक संकट आता है तो ज्यादातर कंपनियां सबसे पहले कर्मचारियों की छटनी करती हैं, है ना? हाँ, कॉस्ट कटिंग के लिए। लेकिन एक बिल्ड टू सर्व कंपनी नौकरियों की सुरक्षा करने की हर संभव कोशिश करेगी, भले ही उसे थोड़े समय के लिए मुनाफे से समझौता करना पड़े। अच्छा। इसका नतीजा, जब संकट खत्म होता है तो आपके पास एक ऐसी टीम होती है जो आप पर अटूट विश्वास करती है और दोगुनी लगन से काम करने को तैयार है। मतलब आपने शॉर्ट टर्म मुनाफा छोड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वफादारी और विश्वास कमाया, जो कहीं ज्यादा कीमती है। किसी भी व्यक्ति या संगठन के असली मूल्यों की परीक्षा वो हमेशा कठिन समय में ही होती है। सही बात है। स्रोत में एक बहुत सटीक लाइन है, चरित्र दबाव में ही सामने आता है। बिल्कुल। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो कोई भी मूल्यों की बातें कर सकता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब लालच या शॉर्टकट का रास्ता सामने हो। और जो कंपनियां इस दर्शन पर चलती हैं वे बड़े बड़े तूफानों का सामना इसलिए कर पाती हैं क्योंकि लोग, उनके कर्मचारी, उनके ग्राहक उनके साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने वो विश्वास कमाया होता है। इससे मुझे एक बहुत प्रसिद्ध कहावत याद आती है, कल्चर यानी संस्कृति रणनीति को नाश्ते में खा जाती है। हाँ। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपकी कंपनी का कल्चर सही नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। किताब इस पर बहुत जोर देती है। हाँ, और ये स्पष्ट करती है कि संस्कृति दीवारों पर लगे सुंदर पोस्टरों या वो मिशन स्टेटमेंट लिखने से नहीं बनती। तो फिर कैसे बनती है? संस्कृति रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्शन से बनती है। यह इस बात से बनती है कि जब कोई कर्मचारी गलती करता है तो उसे सबके सामने डांटा जाता है या उसे सीखने का मौका दिया जाता है। क्या कंपनी अपने सबसे कम वेतन वाले कर्मचारी को भी वही सम्मान देती है जो अपने सबसे बड़े मैनेजर को देती है? ये छोटी छोटी बातें कल्चर बनाती हैं। यानी कल्चर असल में वो है जो मुश्किल पलों में किया जाता है, आसान पलों में नहीं। स्रोत से एक और शानदार उदाहरण है, मूल्य वे हैं जो आप तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। बिल्कुल। मतलब आपका असली चरित्र तब सामने आता है जब आपको लगता है कि कोई आपको जज नहीं कर रहा। यही बात कंपनियों पर भी लागू होती है। और यही वो अदृश्य शक्ति है जो एक संगठन को महान बनाती है। ये नियमों की किताब से नहीं आती, ये लोगों के दिलों से आती है। ठीक है, तो हमने लीडरशिप की बात की, सिस्टम की बात की, कल्चर की बात की, लेकिन अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा। इन सब अच्छी बातों का मुनाफे से क्या लेना देना? क्या सेवा और नैतिकता की बात करने वाली कंपनियां असल में पैसा कमा सकती हैं, या ये सिर्फ एक मतलब अच्छी बातें करने वाली थियरी है? ये सबसे जरूरी सवाल है और किताब इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देती है। वो साफ कहती है
कि सेवा और सफलता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अच्छा। बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। किताब ये नहीं कहती कि पैसा कमाना गलत है, वो कहती है कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये परिणाम होना चाहिए। परिणाम। हाँ, जब आप अपने ग्राहकों की अच्छी तरह से सेवा करते हैं, अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो मुनाफा स्वाभाविक रूप से आता है। क्या इसका कोई सबूत है या ये सिर्फ एक विश्वास की बात है? नहीं, इसके सबूत हैं। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि लंबे समय में उद्देश्य चालित कंपनियां, मतलब पर्पस ड्रिवन कंपनियां, वे अक्सर सिर्फ मुनाफा चालित कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। अच्छा, आपके लिए काम करना चाहते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं। मतलब मुनाफा उस विश्वास का बाय प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। तो इस पूरी चर्चा का साल क्या है? अगर हमें इस किताब के मुख्य सबक को कुछ बिंदु में समेटना हो तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से पहला है, हमेशा ईमानदारी से नेतृत्व करें, खुद को बॉस नहीं ट्रस्टी समझें। सही। और दूसरा, पुरस्कार या मुनाफे की उम्मीद करने से पहले सेवा करें। सेवा को अपना मिशन बनाएं, मुनाफा अपने आप आएगा। तीसरा, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें। शॉर्टकट्स आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन वे अक्सर विश्वास को नष्ट कर देते हैं। चौथा, विश्वास बनाएं और उसे कभी न तोड़ें। इसे बनाने में सालों लगते हैं और टूटने में एक पल। और पांचवा, लोगों का सम्मान करें, चाहे वे आपके कर्मचारी हों, ग्राहक हों या समाज का कोई भी सदस्य। किताब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त होती है और मैं चाहता हूं कि हम इस पे एक पल के लिए रुकें। लाइन है, मूल्यों के बिना सफलता एक छिपा हुआ असफलता है। वाह! ये सोचने पे मजबूर करती है। मतलब बाहर से जो कंपनी बहुत सफल दिख रही है, हो सकता है अंदर से वो खोखली हो। ये तो पूरी तरह से सफलता की परिभाषा ही बदल देता है। ये अंतिम विचार ही इस किताब का सार है। बिल्ड टू सर्व हमें सिखाती है कि महान संगठन शोषण करने या समाज से कुछ छीनने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि वे समाज में कुछ योगदान देने के लिए बनाए जाते हैं। जब सेवा आपका मिशन बन जाता है तो नेतृत्व अपने आप में सार्थक और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। सबसे अच्छे बिजनेस सिर्फ दौलत नहीं बनाते, वे विश्वास बनाते हैं और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें आज के अंतिम विचार पे लाता है, जो हमारे सुनने वालों के लिए है। ये किताब सिखाती है कि विश्वास सबसे मूल्यवान संपत्ति है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में, जहां सब कुछ तुरंत होता है और ध्यान बहुत कम समय के लिए टिकता है, सही बात है, कोई संगठन या कोई व्यक्ति उस गहरे लंबे समय तक चलने वाले विश्वास का निर्माण कैसे कर सकता है और उसे बनाए कैसे रख सकता है? और क्या होता है जब वो विश्वास एक बार भी टूट जाता है? क्या उसे कभी पहले जैसा बनाया जा सकता है?